जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं एक लंबे गैपिंग के बाद। जो कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग जो घर गए थे होली के छुट्टी पे, तो उसमें हमने कोशिश किए थे कि वीडियो डालें, लेकिन एक दो वीडियो डाले भी थे, लेकिन कुछ ऐसा होली में जो है कि अनियमितता होने के कारण जो है कि उतना रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पाया, जिसके कारण कि आप लोगों के बीच हम लोग जो है कि अनुपस्थित रहे कुछ दिन। लेकिन आज आप लोग को बता दे कि अब पुनः उसी रफ्तार में एक नए जोश के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग होली को जो मनाए, और उतने डबल ऊर्जा के साथ आप लोग के पास हम लोग उपस्थित हुए हैं। और आप लोगों के बीच यह लगभग कंटिन्यू रहेगा, 3 से 4 महीना कंटिन्यू रहेगा। हो सकता है फिर हमें जो है कि घर जाना पड़ जाए, ड्यूटी के दौरान थोड़ा बहुत कम पड़ जाता है घर का, तो लगभग 3 से 4 महीना यह लगातार चलेगा। आप लोग जो है कि एक नंबर से आराम से जो एक तैयारी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। और जिस तरह से आप लोग इस चैनल को लगभग 2 से 3 महीनों में इतना प्यार देके इतना आगे बढ़ाए, आप लोग जो है कि इससे और ज्यादा प्यार दीजिए और अपने दिन रात एक कर दीजिए मेहनत करके, जिससे कि आपका सफलता जो है कि आराम से मिल पाए। जैसे भी लोकसभा चुनाव स्टार्ट हो गया है, इसके बाद जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होगा, जितना भी एग्जाम है सब एग्जाम एकदम धड़ल्ले से शुरू हो जाएगा, और जो है कि आपको समय भी नहीं मिलेगा कि किस एग्जाम का हम जो है कि एग्जाम दे या तैयारी करें। जैसे कि एलपी का, फिर टेक्नीशियन का, फिर ग्रुप डी का बहाली आने वाला है, फिर एनटीपीसी का है, उसके बाद फिर बिहार के अंतर्गत बिहार एसएससी है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी विभिन्न प्रकार का वैकेंसी आने वाला है। यानी आप लोग देख रहे हो, इससे आरपीएफ का भी वैकेंसी आने वाला है, या फिर आप लोग जितना भी एग्जाम आने वाला है, आप मेरे साथ तैयारी कीजिए मिलके, आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। और एक नई ऊर्जा के साथ आप लोगों के बीच जो है कि हम लोग उपस्थित होते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम लोग अपने सेशन को शुरुआत करते हैं, और आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि उन्हें फ्री में यह जो है कि कंटेंट या जो आपका सुविधा उपलब्ध हो रहा है, वह भी गरीब छात्र और असहाय छात्र को जो कि फ्री में मिल सके, और वह भी अपने जीवन को प्रकाशमय बना सके। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन साइंस को। तो साइंस में आज का पहला सवाल आप लोग को बताना है कि पृथ्वी पर किसी पिंड का भार, पृथ्वी पर किसी पिंड का भार 80 केजी है, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो आप लोग को बता दें, क्वेश्चन समझने पर गौर कीजिएगा। भार और द्रव्यमान दो चीज होता है, एक होता है भार, एक होता है द्रव्यमान। दोनों में आदमी सोचता है कि दोनों एक ही चीज है, लेकिन आज आप लोग को बता दें कि दोनों में धरती आसमान का अंतर है। भार और द्रव्यमान जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत जो है कि राशि होते हैं। भार जो होता है एक सदिश राशि होता है, और द्रव्यमान जो होता है वो अदिश राशि होता है। क्योंकि आप लोग को पता है कि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो वह सदिश राशि कहलाता है, और जिसमें दोनों में से किसी एक का अभाव हो तो उसे अदिश राशि कहते हैं। तो आप लोग को बता दें कि भार यानी W यानी वेट बराबर सूत्र होता है mg, यानी W बराबर होता है mg। और द्रव्यमान जो होता है वह आपका जो होता है वह अदिश राशि होता है, और किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है कि जगह जगह पे चेंज होते रहता है। जगह जगह पे क्या होते रहता है? चेंज होते नहीं रहता है, भार चेंज होते रहता है। ठीक है, कंफ्यूज कर गए, इसीलिए आपको बोले। तो आप लोग समझिएगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है कि हमेशा क्या होता है? समान होता है। हमेशा क्या होता है? समान। यानी कि द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, लेकिन भार क्या होता है? चेंज होता है। हमेशा भार चेंज होते रहता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। उसी तरह आप लोग को बता दे, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 केजी है, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? 80 केजी। कितना होगा? 80 केजी। क्योंकि याद रखिएगा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान कहीं भी चेंज नहीं होता है, लेकिन भार जगह जगह पर चेंज होता है। भार एक सदिश राशि है और द्रव्यमान एक अदिश राशि है। और द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है। क्या होता है? केजी होता है। और भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन होता है। जैसे आप लोग याद करते हैं कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन, उसी प्रकार से याद रखिएगा कि भार का भी एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और वही न्यूटन जिन्होंने जो है कि आपका 1687 ईस्वी में एक प्रिंसिपिया नाम की पुस्तक का रचना किया था, जिसमें उन्होंने गति का नियम दिया था। किसका नियम दिया था? गति का नियम। तो आप लोग याद रखिएगा कि गति का नियम न्यूटन ने दिया है, और 1687 में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में वह न्यूटन ने जो है कि गति का नियम को दर्शाया है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि पृथ्वी की पदार्थ की मात्रा का ऐसा मात्रक क्या होता है? मोल। आप लोग को बता दे कि पदार्थ का जो मात्रक होता है उसको हम लोग मोल में दर्शाते हैं। किस में दर्शाते हैं? और एक मोल का मान वही होता है जो कि एक एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, जो कि 6.022 गुना 10⁻23 AMU के बराबर होता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, ध्वनि का संचरण किस माध्यम में नहीं होता है? तो आप लोग को बता दें कि ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है। किस में नहीं होता है? निर्वात में। आप लोग को बता दे, निर्वात में जो है कि अगर आप बोलिएगा, अगर आप जैसे पृथ्वी पे बोल रहे हैं या हम आपको बोल के आवाज अपनी ध्वनि के माध्यम से आपके कानों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हवा है। क्या है? हवा। क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और हम लोग को जो आपको आवाज पहुंचा रहे हैं कानों तक, यहाँ पर हवा है, यानी एक प्रकार का माध्यम है, तभी हमारा आवाज आपके पास आसानी से पहुंच जा पा रहा है। अगर यहीं पर हम इसको शून्य बना दे, हम इसको निर्वात बना दे, तो क्या हम आपके पास पहुंचा पाएंगे आवाज? नहीं पहुंचा पाएंगे। इसीलिए याद रखिएगा कि निर्वात में जो है कि आपका ध्वनि नहीं गुजर सकती है, क्योंकि वहां पर हवा नहीं है। इसीलिए याद रखना है कि निर्वात में जो है कि शून्य मान होता है। क्या कितना मान होता है? शून्य मान होता है। और निर्वात में जो है कि ध्वनि का संचरण संभव नहीं है, हवा की अनुपस्थिति के कारण। लेकिन पृथ्वी पर आपका ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह जाती है हवा की उपस्थिति के कारण। और आप लोग को पता है कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? 78%। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होता है और ऑक्सीजन 21%। कितना परसेंट? 21%। और आप लोग को पता है CO2 जो होता है 0.03। अब आपको हम जुगाड़ दिए थे, बहुत आदमी कंफ्यूज करते होंगे कि CO2 कभी कभी 0.003 ऑप्शन में रहता है, कहीं कहीं 0.03 रहता है। तो आपको हम जुगाड़ दिए थे कि CO2 जो रहता है उसमें उसमें उसका परमाणु है। क्या परमाणु है? दो परमाणु है, इसीलिए वहां पर पॉइंट के बाद भी आपको दो ही अंक लेके चलना है, यानी 0.02 मतलब 0.03, यानी कि वहां 2 बोल के लेके चलना है। आप लोग जो है कि याद रखिएगा। और आप लोग को बता दें कि हमारे वायुमंडल में जो है कि एकमात्र ऐसा अक्र गैस है जो नहीं पाया जाता है, रेडॉन। कौन सा? रेडॉन। विभिन्न प्रकार के अक्र गैस होते हैं, जैसे रेडॉन हो गया, ऑर्गन हो गया, जीनॉन हो गया, उसके बाद हीलियम हो गया। ये सभी के सभी अक्र गैस होते हैं, लेकिन एकमात्र अक्र गैस रेडॉन होते हैं जो कि हमारे वायुमंडल में पाया जाता नहीं है, क्योंकि उसका सबसे अधिक भार होता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि एकमात्र अक्र गैस जो हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, रेडॉन। क्या नहीं पाया जाता है? रेडॉन। अगर वही दूसरा क्वेश्चन बनाएगा कि हमारे वायुमंडल में उपस्थित सबसे भारी अक्र गैस कौन सा है, तो रेडॉन। क्या मानना है? रेडॉन। और उसी अक्र गैस में से एक अक्र गैस है जीनॉन। कौन सा अक्र गैस है? और वही जीनॉन को जो है कि हम लोग स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं। किस गैस के नाम से? स्ट्रेंजर गैस के नाम से हम लोग जीनॉन को जानते हैं। और आप लोग को बता दें कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो अक्र गैस है वह आपका जो है वो ऑर्गन है। कौन सा है? ऑर्गन है। 0.93% आपका जो हमारे वायुमंडल में पाया जाता है वो ऑर्गन पाया जाता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और नहीं पाए जाने वाला अक्र गैस रेडॉन, और सबसे भारी गैस भी रेडॉन। याद रखिएगा। और अक्र गैस के जो खोज करता है वह रैमजे और रेले है। रैमजे और रेले नाम के वैज्ञानिक ने अक्र गैस का खोज किया था। वहीं अगर हम बात करते हैं अमोनिया का, तो अमोनिया यानी NH3, और इसका जो खोज किया है वही खोज किया है जो कि ऑक्सीजन का खोज किया है प्रिस्टले। ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले ने किया था। और आप याद रखिएगा NH3 गैस का खोज भी प्रिस्टले ने किया है। और हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन का खोज किसने किया? कैवेंडिश ने। और नाइट्रोजन का खोज रदरफोर्ड ने। और अगर हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन का खोज तो वो किया है रदरफोर्ड ने, लेकिन हीलियम का खोज किया है लोकेयर ने। और आप लोग को बता दे आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व आपका हाइड्रोजन है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है।
न्यूट्रॉन की संख्या उसमें 0 होती है और प्रोटॉन की संख्या 1 होती है, इसीलिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर होता है द्रव्यमान संख्या, जो कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये तो हाइड्रोजन गैस का हम लोग खोज बताए, जो है कि कैवेंडिश। हाइड्रोजन गैस का जो खोज किया है वो कैवेंडिश ने किया है। किसने किया है? कैवेंडिश ने। तो याद रखिएगा कि अगर आपको पूछे हाइड्रोजन गैस अगर पूछे तो कैवेंडिश मारेंगे, लेकिन हाइड्रोजन बम पूछ देगा तब तो वहां पर बम फूट जाएगा। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन बम का खोजकर्ता एडवर्ड टेलर है। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का खोज किया है। वहीं अगर हम बोलेंगे कि न्यूट्रॉन बम का खोज किसने किया है, तो न्यूट्रॉन बम का खोज सैमुअल कोहेन ने किया है। सैमुअल कोहेन ने किया है। वहीं अगर पूछे कि परमाणु बम का खोज किसने किया है, तो परमाणु में 4 अक्षर, उसके आविष्कारकर्ताओं में भी 4 अक्षर, ऑटो हॉर्न। क्या मारेंगे? ऑटो हॉर्न। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और परमाणु बम जो पहली बार जो गिराया गया था वो अमेरिका के द्वारा जापान पर गिराया गया था 1945 में, एवं नागासाकी पे गिराया गया था, एवं हिरोशिमा पे। नागासाकी में 9 अगस्त, 9 से नागासाकी, 9 से 9 अगस्त। और याद रखिएगा कि 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर। और गिराने का जो आदेश दिया था वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय, हेनरी ट्रूमैन के द्वारा गिराने का आदेश दिया गया था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, पराबैंगनी किरणों से, पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है? ओजोन। कौन सी गैस? ओजोन। पराबैंगनी किरण आप लोग को बता दे कि बहुत बार बताएं कि पराबैंगनी किरण और अल्ट्रावायलेट किरण जो कि सूर्य के प्रकाश से निकलती है और हम तक अगर पहुंच जाएगी, आम जनता तक पहुंच जाएगी, यानी कि मानव तक अगर उसका पहुंच हो जाएगा तो वो हमारे स्किन को जो है कि नुकसान पहुंचा सकता है और स्किन में रिएक्शन करके वो जो है कि बहुत प्रकार के कैंसर पैदा कर सकता है, त्वचा कैंसर वगैरह पैदा कर सकता है शरीर में। इसीलिए इससे नुकसान होने से बचाने के लिए आप एक ओजोन लेयर पाया जाता है समताप मंडल में। किसमें पाया जाता है? समताप मंडल में। ओजोन लेयर या ओजोन परत एक मोटी ऐसी परत होती है जो कि अल्ट्रावायलेट किरण को अंदर आने से बचाती है, यानी वो उसको ब्रेक करती है। क्या करती है? ब्रेक करती है, जिससे कि हम आम जनता या हम लोग जो है कि आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसीलिए याद रखिएगा कि अल्ट्रावायलेट किरण को रोकने के लिए ओजोन गैस जो है वो सबसे उपयुक्त होती है, जो कि आपका समताप मंडल में पाई जाती है। और आप लोग को बता दे कि ओजोन का सूत्र होता है O3। क्या होता है? O3। और ओजोन गैस की जो सुगंध होती है सड़े हुए मछली के तरह, सड़े हुए मछली के तरह। अब बहुत जो कंपटीशन का तैयारी करते होंगे जिनसे क्वेश्चन गलती होता हुआ यहाँ पर, कभी कभी उनके माइंड में आ जाता हुआ कि सड़ा हुआ अंडा और कभी कभी सड़ा हुआ मछली। लेकिन आपके माइंड का हम कंफ्यूजन दूर करने जा रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा मेरा बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे ओजोन जो हम लोग लिखते हैं, ओजोन जो लिखते हैं तो ओ लिखते हैं, वो लिखते हैं, क्या हम अंडा की तरह लिखते हैं? नहीं लिखते हैं, अंडा की तरह लिखते हैं। लेकिन आप लोग को याद रखना, जस्ट इसका अपोजिट हम करने जा रहे हैं, जस्ट अपोजिट। जैसे ओजोन का सूत्र होता है O, और O में यानी कि अंडा को फिट नहीं कराना है, इसके अपोजिट यानी कि O में यानी O3 यानी ओजोन में मछली को घुसा देंगे। किसको घुसा देंगे? मछली को। यानी ओजोन में जो O आता है उसमें अंडा नहीं, अंडा की तरह होता है लेकिन उसमें अंडा ना घुसा के मछली घुसा देंगे। तो याद रखिएगा ओजोन गैस का जो सूत्र होता है O3। अच्छा है, इसमें हमको अंडा नहीं घुसाना है, इसमें हमको क्या नहीं घुसाना है? अंडा नहीं घुसाना, इसमें हमको मछली घुसाना। अच्छा, ओजोन यानी मछली, यानी सड़े हुए मछली की तरह ओजोन। जब ओजोन गैस मेरा सड़ा हुआ मछली ले लिया तो अंडा क्या लेगा? H2S। कौन लेगा? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड आपका अंडा ले लेगा और ओजोन आपका मछली ले लेगा। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को बता दे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का नाम सुने होंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत फेमस क्वेश्चन, 1 नंबर का स्पेशल क्वेश्चन है। 1987 ईस्वी में 16 सितंबर, जो बोल रहे हैं एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल एक शहर है कनाडा में। कहां में? कनाडा है। कनाडा का एक शहर मॉन्ट्रियल है। और मॉन्ट्रियल संलेख या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था, वो प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि उससे हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। प्रोटोकॉल शब्द का मतलब होता है, जैसे अभी यहाँ पर अभी आचार संहिता पूरे इंडिया में चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर, तो नहीं कहता अभी प्रोटोकॉल में हम लोग को रहना पड़ रहा है, ज्यादा भीड़ नहीं जमाना है, या फिर बहुत प्रकार का अभी जो है
कि यहाँ पर रख रखाव पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा हो रहा है। तो उसी तरह से विभिन्न प्रकार के देश ने मिलकर बैठक किया था 16 सितंबर 1987 को कि जो ओजोन का परत है उसको और मजबूत करो, उसको ढीला नहीं होने दो, नहीं तो जहां पराबैंगनी किरण घुस गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा हम लोग को, त्वचा कैंसर हो सकता है। तो उनको और ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए, उनको और रक्षा प्रदान करने के लिए 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है कि ओजोन परत को संरक्षण प्रदान किया जाए। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को, प्रत्येक वर्ष किस दिन हम लोग ओजोन परत सुरक्षा दिवस मनाते हैं? तो 16 सितंबर। कितना तारीख को? 16 सितंबर को, क्योंकि 16 सितंबर 1987 के दिन ही ओजोन परत के संरक्षण के लिए हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर बैठक किए थे। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने हेतु किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एटीपी में। किसमें कन्वर्ट होता है? एटीपी में। यानी हम लोग को पता है कि ग्लूकोज एक ऐसा चीज है, कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा चीज है जो कि हमारे शरीर को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे शरीर में या फिर किसी भी खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या दिया जाना चाहिए? तो ग्लूकोज। क्या दिया जाना चाहिए? क्योंकि ग्लूकोज का विघटन जो है या ग्लूकोज का जो टूटना फूटना शुरू होता है वो मुख से ही। कहां से होता है? मुख से। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग को बता दे कि जैसे आप ग्लूकोज पीते होंगे तुरंत आपको एनर्जी आना शुरू हो जाता होगा, क्योंकि सबसे पहले जो बनने वाला आपके अंदर में एनर्जी है वो ग्लूकोज है। और ग्लूकोज का सूत्र जो होता है वह होता है C6H12O6। C6H12O6। और ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट जो मिलकर बना है वह 3 तत्व से, एक कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। तीनों का कितना कितना अणु मिल रहा है आप लोग देख पा रहे होंगे। कार्बन का 6 गो, हाइड्रोजन का कितना हो गया? 12 गो, और ऑक्सीजन का कितना हो गया? 11। C6H12O6। C6H12O6 याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, भारत के द्वारा मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? गगनयान। कौन सा है? गगनयान। आप लोग को बता दे कि गगनयान जो गया था वो गया था शुक्र के लिए। किसके लिए गया था? शुक्र के लिए। और वह जो है कि अंतरिक्ष में जाके विभिन्न प्रकार के खोज किए। तो याद रखिएगा कि भारत का प्रथम मानव युक्त का मतलब है मानव उसमें गया था साथ में। अगर बोलेगा मानव रहित, तो मानव रहित का मतलब होता है कि उसमें मानव नहीं है, उसमें मानव नहीं है। तो याद रखिएगा मानव रहित और मानव युक्त में दोनों में अंतर है। मानव युक्त का मतलब हो गया कि उसमें मानव है, और मानव रहित का मतलब है उसमें मानव नहीं है। उसी प्रकार से आप लोग अभी चंद्रयान को लेकर चलिए, जो अभी हम बता रहे हैं, जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रयान फर्स्ट जो है वह किस वर्ष लॉन्च किया गया था, तो याद रखिएगा 2008 में 22 अक्टूबर। जो बोल रहे हैं डेट याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 22 अक्टूबर 2008 को उस समय इसरो के जो अध्यक्ष थे वो माधवन जी थे। माधवन जी के ही निगरानी में 2008 को चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया। उसके बाद चंद्रयान सेकंड आप लोग याद करते होंगे, आप लोग तैयारी भी करते होंगे लॉकडाउन के पहले 2019 ईस्वी में। 2019 ईस्वी में 22 जुलाई जो बोल रहे हैं याद रखिएगा, 22 जुलाई 2019 ईस्वी को चंद्रयान सेकंड लॉन्च होता है। और उस समय जो इसरो के अध्यक्ष थे वो के सिवान थे। और देखे होंगे कि जब अनसक्सेसफुल हो गया था आपका चंद्रयान सेकंड, तो उस समय जो है कि मोदी जी के सिवन से गले लग के जो है कि अपना जो भी था वो शोक व्यक्त कर रहे थे जब अनसक्सेस हो गए थे। तो याद रखिएगा वही के सिवन को भारत के अंदर रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, जैसे आप लोग याद करते होंगे कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है, उसी तरह से रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवन को कहा जाता है। उसी प्रकार से आप लोग को बता दें कि हाल ही में 2023 ईस्वी में जो चंद्रयान थर्ड लॉन्च किया गया वह डेट था 14 जुलाई।
पहला वाला 22 अक्टूबर और दूसरा वाला जो हो गया वो 22 जुलाई और तीसरा वाला जो हो रहा है वो 14 जुलाई को हो रहा है। तो याद रखिएगा 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया और वो जो लॉन्च किया गया उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे एस सोमनाथ। कौन थे? एस सोमनाथ के ही अध्यक्षता में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ही करता है। इसरो जो भी अपना प्रक्षेपण करता है या प्रक्षेपित करता है आपका यान वो हरिकोटा आंध्र प्रदेश से करता है और डीआरडीओ जो करता है इंडिया के अंदर में वो आपका उड़ीसा के अंदर में व्हीलर द्वीप जिसका नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। तो याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और जो इनको लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 को उनका यान का नाम बता दे, उनका नाम था LVM-3M4 LVM-3M4 यानी पहले 3 आना चाहिए फिर 4 आना चाहिए, पहले 3 आना चाहिए फिर 4 आना चाहिए। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम है मिमोसा, मिमोसा पुडिका, मिमोसा पुडिका। यानी मिमोसा याद नहीं रखना है आपको, समोसा याद रखना है। क्या याद रखना है? समोसा। यानी तुरंत समोसा को छुइए उसके बाद मुंह में डाल लीजिए, यानी कि छुई मुई, छुई मुई समोसा, छुई मुई समोसा। यानी समोसा को कैसे खाते हैं? छुई और उसके बाद मुंह में दी, यानी छुई मुई समोसा। अच्छा समोसा अगर माइंड में रहेगा तो मिमोसा रहेगा ऑप्शन में लिखा हुआ, तुरंत माइंड के अंदर अच्छा समोसा में डरा गया। तो याद रखिएगा कि समोसा यानी मिमोसा, समोसा यानी मिमोसा यानी छुई मुई। क्या याद रखिएगा? छुई मुई। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है उसी प्रकार से मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस हो गया मनुष्य का। बाघ का जो होता है वो होता है आपका पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस, पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस हो गया बाघ का। और वही कमल फूल जो हम लोग का भारत का जो राष्ट्रीय फूल कमल होता है उनका वैज्ञानिक नाम है नीलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। और भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है उनका वैज्ञानिक नाम है एलिफास इंडिका, क्योंकि एलिफास यानी ई से लिखते हैं और ई से एलिफेंट होता है। क्या होता है? एलिफेंट होता है, यानी एलिफेंट से एलिफास इंडिका। उसी प्रकार से आप लोग को याद रखना है ये भारत का जो राष्ट्रीय जल जीव है डॉल्फिन, भारत का जो राष्ट्रीय जल जीव है डॉल्फिन, उनका याद रखने का प्रयास कीजिएगा कि उनका होता है आपका जो है कि प्लाटानिस्टा गैंगेटिक, प्लाटानिस्टा गैंगेटिक। और भारत के राष्ट्रीय जल जीव के रूप में डॉल्फिन को 2009 ईस्वी में अपनाया गया और भारत के अंदर में राष्ट्रीय नदी के रूप में गंगा नदी को 2008 में, यानी 8 में पहले गंगा नदी आए और उसके बाद उसमें हम डॉल्फिन डाले 2009 में और 2010 में हाथी, 2010 में हाथी याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और हाथी को हम विरासत के रूप में क्यों रखे हैं तो आप लोग को याद रहना चाहिए कि जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो उसी दिन आप लोग को पता है कि भारत के विरासत जो है कि भारत के जो है कि संविधान सभा के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में हाथी को अपनाया। किसको अपनाया? हाथी को। यानी जब 389 सदस्य ने मिलकर संविधान का निर्माण कर रहा था पूरे भारतवर्ष के लिए, तो उस दिन जो है कि एक प्रतीक चिन्ह के रूप में, जैसे आप लोग कॉलेज वगैरह में अनशन करते होंगे तो एक प्रतीक चिन्ह या बैनर तले करते होंगे कि एक बैनर या रोड पे अनशन निकालते होंगे तो एक बैनर हाथ में लेके उसके पीछे जो है कि आप लोग चलते होंगे। जैसे कि आप लोग अभी जो है कि रेलवे के वैकेंसी के लिए आप लोग देखते होंगे कि विभिन्न प्रकार का जो है कि रोड पे मार्च निकाल रहे थे, अनशन कर रहे थे कि वैकेंसी बढ़ाइए या जो भी कीजिए। आप लोग का जो मांग था, क्या आप ऐसे जाके बोल रहे थे कि एक बैनर में आप छपाए कि हाँ भाई रेल रोको अभियान, या फिर जो है कि या फिर आप वैकेंसी बढ़ाइए इसमें, यानी इस तरह से आप जो करते हैं वह एक आप बैनर तले करते हैं जिससे कि आम जनता को भी पता चले कि बच्चा का मांग क्या है। तो उसी प्रकार से जब प्रतीक चिन्ह के रूप में हाथी को अपनाया तो वह संविधान का निर्माण करवा रहा था। क्या करवा रहा था? संविधान का निर्माण करवा रहा था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि मानव के शरीर में कुल हड्डी की संख्या कितनी होती है? 206। 206 हड्डी जो होता है वह हमारे शरीर में होता है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में होता है। लेकिन नवजात शिशु में हड्डी की संख्या 300, नवजात शिशु में हड्डी की संख्या 300 होती है, लेकिन एक वयस्क मनुष्य में 206 होती है। और आप लोग को बता दें कि सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वह फीमर की हड्डी होती है, जो कि जंग में उपस्थित होता है, उसे हम लोग उरु की हड्डी भी कहते हैं।
लेकिन आप लोग को बता दे कि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वह आपका कान की हड्डी होती है। किसकी हड्डी होती है? कान की हड्डी होती है। स्टेपिस हड्डी जो होती है वह कान की हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी। और आप लोग को बता दे हड्डी का अध्ययन जो कहलाता है वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, और हड्डी से हड्डी का जो जोड़ कहलाता है वह आपका क्या कहलाता है? लिगामेंट्स। क्या कहलाता है? लिगामेंट्स। लेकिन हड्डी और मांस का जो जोड़ कहलाता है वो टेंडन। यानी आपको एक ट्रिक दिए थे MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, आप लोग जो याद करते होंगे तो M से मांस, B से बोन, T से टेंडन, और टेंडन का हिंदी बताए थे कंडरा। क्या बताए थे? कंडरा। और याद रखिएगा लिगामेंटस का हिंदी होता है स्नायु। क्या होता है? स्नायु। और हड्डी में 8% फास्फोरस। कितना परसेंट? 8% फास्फोरस। और हमारे शरीर में खून 7%। कितना परसेंट? 7%। और आप लोग को पता है कि हमारे शरीर के मस्तिष्क का जो वजन होता है कुल शरीर के भार का 2%। कितना परसेंट? 2% होता है। जैसे हमारा शरीर का वजन अभी वर्तमान में 70 kg है। 70 kg का अगर 2% निकालते हैं तो लगभग 1400 ग्राम के आसपास आएगा। 70 kg का अगर आप 2% निकालते हैं तो 7 दूना 14 यानी 1400 ग्राम आता है। तो आप ऐसे भी अंदाजा लगा लीजिए कि 1350 से 1400 ग्राम जो होता है वह मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। अच्छा, भार होता है। भार एक कैसी राशि है? सदिश। भार एक कैसी राशि है? सदिश। द्रव्यमान एक कैसी राशि है? अदिश। और क्या भार सब जगह चेंज होता है? होता है। भार सब जगह चेंज होता है, लेकिन द्रव्यमान सब जगह चेंज नहीं होता है। द्रव्यमान पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा, मस्तिष्क का जब बात कर रहे थे तो मस्तिष्क का अध्ययन हम बहुत बार बताए हैं। मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजी, मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजी। और मस्तिष्क में सबसे मुख्य रूप से आपका तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र जिसे हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र की इकाई जो होती है न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है। और तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन करते हैं आपका न्यूरोलॉजी में। किसमें करते हैं? नहीं, डॉक्टर से लिखता है कि फलना न्यूरोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट, तो इसका मतलब है कि वह तंत्रिका तंत्र आपका मस्तिष्क का वो देखता है डॉक्टर, इसीलिए जो है कि वह न्यूरोलॉजिस्ट कहलाता है। लेकिन गुर्दा का अध्ययन नेफ्रोलॉजी, गुर्दा का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। गुर्दा जिसको हम किडनी बोलते हैं, और किडनी की इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन। किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है, लेकिन तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी, यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी। और खून का अध्ययन हेमेटोलॉजी, खून का अध्ययन हेमेटोलॉजी। और याद रखिएगा यकृत का अध्ययन हेपेटो, यकृत में पो लगाएंगे और खून में मो लगाएंगे। खून में क्या लगाएंगे? मो लगाएंगे। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे हम बात करते हैं मांस का अध्ययन मायोलॉजी, मांस का अध्ययन मायोलॉजी। और मांस को जो हम लोग काउंटिंग करते हैं BMI में, किसमें करते हैं? BMI। मांस करने का मतलब मोटापा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए हमारे शरीर में मोटापे की दर को किसमें ज्ञात करते हैं, तो BMI में। किसमें करते हैं? BMI। BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। यानी बॉडी में मास की संख्या को ही दर्शाते हैं BMI में। और याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे नाक का अध्ययन राइनोलॉजी, नाक का अध्ययन राइनोलॉजी, कान का अध्ययन ओडोलॉजी, कान का अध्ययन ओडोलॉजी, नाक का अध्ययन राइनोलॉजी। और याद रखिएगा आंख का डॉक्टर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। और दांत का डॉक्टर ओडोंटोलॉजिस्ट, यानी कि दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी और उसका डॉक्टर ओडोंटोलॉजिस्ट और ओडोंटोलॉजिस्ट। और हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दांत का सबसे ऊपर वाला भाग। दांत का सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है, जो कि काटने में काम आता है या चिरने में काम आता है, यानी सबसे ऊपर वाला भाग जो नुकीला दिखता है उसे हम लोग एनामिल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनामिल। हमारे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा एनामिल होता है, दांत का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। और याद रखिएगा ऐसे अगर देखते हैं पूरे पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा। पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ पूछेगा तो हीरा। लेकिन हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग पूछेगा तो एनामिल। क्या हो जाएगा? एनामिल। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और हमारे शरीर में जब दांत के अंदर या हमारे शरीर का जब मुंह का pH मान 5.5 से जब कम हो जाता है तो दांत का क्षरण शुरू हो जाता है। और आप लोग को एक और हम क्वेश्चन बताए थे कि दांत में जो है कि पैरिया नहीं लगता है। ये मसूरा होता है जिसमें दांत मेरा पूरा टिका हुआ है,
यानी याद रखिएगा कि दांत में पैरिया नहीं लगता। हम लोग कह देते हैं कि अरे दांत मेरा खराब हो गया है, पैरिया लग गया है, लेकिन याद रखिएगा दांत पैरिया प्रभावित नहीं करता है, आप मसूरा को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? मसूरा को। यानी मसूरा को प्रभावित करता है। पैरिया याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और पैरिया जो होता है वह आपका प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, और आप लोग को बता दे कि दांत का क्षरण या जो कि दांत को जो नुकसान पहुंचाता है वह आपका कौन करता है? तो याद रख लीजिएगा वह आपका फ्लोराइड करता है। कौन करता है? फ्लोराइड। फ्लोराइड करता है। और आप लोग को पता होगा कि आप लोग जो है कि यह आम जनता का यह कर्तव्य है कि अपने जो कि बाल बच्चा है घर में उनको जो है कि कम सलाह देते हैं चॉकलेट खाने के लिए कि चॉकलेट कम खाओ, जो है कि उससे नुकसान होता है। नुकसान उससे यही होता है कि उसका दांत गलना शुरू होता है। बच्चों में अगर ज्यादा चॉकलेट यूज कीजिएगा तो आपका दांत गल जाएगा, दांत में बहुत प्रकार का जो है कि नुकसान आगे चल के हो सकता है। इसीलिए याद रखिएगा कि चॉकलेट में निकेल तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व? निकेल। यानी चॉकलेट में निकेल तत्व की उपस्थिति होने के कारण बच्चा को जो है कि चॉकलेट खाने की सलाह नहीं दी जाती है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि चॉकलेट बच्चों को सलाह नहीं दी जाती है खाने के लिए, उसमें कौन सा तत्व की मौजूदगी होता है? तो निकेल। क्या बोलिएगा? निकेल याद रखने का प्रयास कीजिएगा। जब निकेल तत्व आ गया तो निकेल का एक अयस्क बहुत फेमस है जो बार बार एग्जाम में पूछता है, उस तत्व का नाम है मिलेराइट। क्या नाम है? मिलेराइट। निकेल का एक अयस्क है मिलेराइट। मिलेराइट यानी अगर आप जाते होंगे, अगर मान लीजिए कहीं आप स्टूडेंट लाइफ में अक्सर देखा जाता है कि जो है कि आदमी टिकट लेके नहीं चलता है। अगर कोई स्टूडेंट लाइफ में अगर कहीं एग्जाम देने जा रहा है या फिर कहीं पढ़ने के लिए आप बाहर में रहते हैं, तो अगर ट्रेन से यात्रा करते होंगे तो आप लोग विदाउट टिकट चलते होंगे, टिकट नहीं लेते होंगे। अगर टीटी आपको पकड़ने की कोशिश करता होगा, अगर पकड़ लेता होगा, आप बोलते हो सर स्टूडेंट है, हम जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, जो भी होगा अपना पहना बनाते होंगे। लेकिन आप लोग जब देखते होंगे कि ट्रेन से जब आप उतर गए, आपको जुगाड़ दे रहे हैं याद करने के लिए, आपको जुगाड़ दे रहे हैं कि मिलेराइट का हमको निकेल कैसे याद रहेगा, हम कंफ्यूज कर जाएंगे क्योंकि एक क्वेश्चन तो है नहीं। जब आपको जुगाड़ दे देंगे तो आप जो है ना सब दिन के लिए याद रख सकते हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए। इसलिए जुगाड़ से ही याद रखना अच्छा रहता है। तो आप लोग को बता दें, जैसे भी हम बोल के निकल जाते हैं मिलेराइट जो है निकेल का है, याद रहा बच्चा नहीं रहा कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, लेकिन ना आपके दिमाग में हम घुसा देंगे बात। तो आप लोग जब ट्रेन से यात्रा करते होंगे, मान लीजिए कि हमको भागलपुर से पटना जाना है, हम पटना उतर गए, उतर के जहां पर वो रहता है निकास लिखा हुआ है, एग्जिट रहता है, उधर से गेट रहता है, हम लोग निकलते हैं उसी गेट से। लेकिन हम देखते हैं कि वो टीटी 4 को गेटे पे खड़ा है। अब करे तो करे क्या, मेरे पास टिकट ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जहां से भीड़ ज्यादा जा रहा होता है ना, यानी 8-10 का संख्या में ज्यादा भीड़ रहता है ना, उसी के बीच में हम लोग मिल के निकल जाते हैं। मिल के निकल गए, मिल के क्या किए? निकल गए, मिल के निकल गए, यानी मिलेराइट निकेल, मिलेराइट निकेल, यानी कि जल्दी मिल और निकल, यानी कहने का मतलब है मिलेराइट निकेल। मिलेराइट किसका अयस्क है? निकेल का। मिलेराइट किसका अयस्क है? क्या आज के बाद भुलाइएगा? नहीं भूल पाइएगा, चाह के भी नहीं भूल पाइएगा। जब आप जो है कि अब कहीं भी घूमने भी जाइएगा, 10 दिन तक पढ़ाई छोड़ दीजिएगा, तब पर भी अगर आपसे हम पूछेंगे शायद आप बता सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में रहता है? एंथ्रासाइट में। सबसे ज्यादा कार्बन जो रहता है वह एंथ्रासाइट में रहता है। किस में रहता है? एंथ्रासाइट। आप लोग को बता दे कि कार्बन की गुणवत्ता के आधार पर कोयले को 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कितने भागों में? 4 भाग में बांट के पढ़ते हैं। तो हम लोग बता दे भाई कौन कौन सा है, तो वो बता देते हैं। तो याद रखिएगा, एक पीट कोयला है, उसके बाद याद रखिएगा लिग्नाइट है, उसके बाद याद रखिएगा बिटुमिनस है, उसके बाद याद रखिएगा एंथ्रासाइट है। कौन सा है? एंथ्रासाइट। अब यहां से 2-4 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आता है आपके बीच हम रख रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। तो आप लोग को बता दे, एक ट्रिक भी देते हैं, आप लोग ट्रिक के हिसाब से जो है कि सबसे कम किसमें कार्बन रहता है, फिर उससे ज्यादा किसमें रहता है, फिर उससे ज्यादा किसमें रहता है, और सबसे ज्यादा किसमें रहता है। तो आप लोग को कैसो भी क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर, आप लोग आराम से छांट के मार सकते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, पोम्दिका लोम्दिका पीली, यानी आप लोग को पता होगा पीला एक कलर होता है, पीला रंग का एक, जैसे ये टी शर्ट है पीला रंग का है, तो याद रखिएगा हम इसको पीली भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं पीली। ये पीली जो नाम का टी शर्ट पड़ता है, आपका बीए फाइनल है ना, ऑनर्स हो चुका है, इसका मतलब ये पीला नाम का टी शर्ट पहना हुआ है, अब प्लस में ये बीए करके बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है पीली बीए।
पीली बीए। याद रखिएगा पोंदिका लोंदिका पीली। अब बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। ये बैचलर ऑफ आर्ट्स जिसका कि ऑनर्स हो गया रहता है, यानी पीली याद रखना है, फिर BRUA याद रखना है, बस टर्म खत्म हो गया, चारों एकदम आराम से माइंड में फिट हो जाएगा। तो पीली जो बोले तो पो से याद रखेगा पिट कोयला। क्या याद रखेगा? पिट कोयला। हम जा रहे हैं यानी निम्न कोटि से उच्च कोटि की ओर जा रहे हैं, निम्न कोटि से उच्च कोटि की ओर। यानी पिट कोयला जो होता है वो सबसे निम्न कोटि का होता है, उसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, इसका यूज हाई फाई जगह पे नहीं होता है, उत्तम कोटि का कोयला नहीं होता है, ये लो कोटि का कोयला होता है, इसका कोई मार्केट में मांग नहीं होता है। तो याद रखिएगा पिट कोयला सबसे निम्न कोटि का कोयला। अभी चारों को बता देते हैं पहले। तो पीली में पो से ले लिया पिट कोयला, अब पीली में पो का कहानी खत्म हो गया, लो से लिग्नाइट, लो से क्या ले लेंगे? लिग्नाइट। यानी पीली में हो गया पीली के बाद आता है लिग्नाइट, दो कहानी खत्म। और उसके बाद BRUA, तो बी से ले लेंगे बिटुमिनस, बी से क्या बना देंगे? बिटुमिनस। अब बिटुमिनस के बाद ए से बना देंगे एंथ्रासाइट। क्या बना देंगे? एक बार फिर से पीली में पी से पिट कोयला और उसके बाद लो से लिग्नाइट, यानी सबसे 4 नंबर पे आ गया आपका पिट कोयला, और 3 नंबर पे आपका आ गया जो है कि लिग्नाइट, अब फिर बी से बिटुमिनस 2 नंबर पे, और सबसे टॉप कौन किया? एंथ्रासाइट। कौन किया? एंथ्रासाइट। यानी याद रखिएगा पीली बीए, पीली बीए, पीली बीए, पीली बीए। यानी कि याद रखना है पीली जो हो गया पिट कोयला सबसे निम्न कोटि का कोयला, और BA यानी एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट यानी सबसे 1 नंबर का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। याद रखिएगा सबसे निम्न कोटि का कोयला जो है वह पिट कोयला है, सबसे उत्तम कोटि का जो कोयला है वह आपका एंथ्रासाइट है। और आप लोग को बता दें कि एंथ्रासाइट का मात्रा भारत में बहुत ही कम है, लगभग भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जम्मू कश्मीर है जो कि आपका ये एंथ्रासाइट कोयला का उत्पादन करती है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जो कि एंथ्रासाइट कोयला का उत्पादन करता है, याद रखिएगा वह आपका कौन सा है? जम्मू कश्मीर। लेकिन लिग्नाइट कोयला याद रखिएगा, लिग्नाइट कोयला एक ऐसा कोयला है जो कि भूरा कलर का होता है। कैसा होता है? भूरा कलर। और 1000 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भूरा कोयला के नाम से किस कोयला को जानते हैं, तो आंसर मारिएगा क्या? लिग्नाइट। क्या मारिएगा? लिग्नाइट। लेकिन आप लोग को बता दे बिटुमिनस जो होता है वह बहुत मुलायम होता है। कैसा होता है? मुलायम होता है। यानी लिग्नाइट जो हो गया भूरा, लिग्नाइट हो गया भूरा। ये आप जानते हैं, एक बार मध्य प्रदेश के एक आदमी थे जिनको एक पुरस्कार मिला था, उनका नाम था भुरली। क्या नाम था? भुरली। यानी भोमदुका रोल लोमदिका, यानी भुरली से हमको कमे बन गया, यानी भुरली से भूरा ले लिया, लो से लिग्नाइट बना लिए। क्या बना लिए? लिग्नाइट। यानी भुरली नाम के एक व्यक्ति, हकीकत में भुरली नाम के व्यक्ति को 2-3 साल पहले मध्य प्रदेश उनका घर था, उनको एक कोई पद्म पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखिएगा भुरली से कम बन गया भूरा से लिग्नाइट। यानी कि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि भूरा कोयला के नाम से किस कोयला को जानते हैं? लिग्नाइट। भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट को जानते हैं, लेकिन बिटुमिनस कोयला को मुलायम कोयला। जो बोल रहे हैं 1 नंबर एग्जाम का क्वेश्चन का कंटेंट ही बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है कि इसे कवर करके रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में छूटने की गारंटी जो है कि बिल्कुल भी जो है कि क्या बोले नहीं है कि है नहीं है। यानी गारंटी आपको देते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक अच्छा सा स्टूडेंट आप जिसको मानते होंगे, आपके नजर में भी एक अच्छा स्टूडेंट, हर एक व्यक्ति के नजर में एक अच्छा स्टूडेंट होता है, और उसी के पीछे वो चलता है कि अरे वो पढ़ने में तेज है, उसी का रिजल्ट होगा, हम तो कुछ नहीं है, अरे यार क्या होगा नहीं होगा। लेकिन नहीं, अगर आप मेरे संपर्क में हैं तो आप अपने आप चुपचाप रह के आप मेरे चैनल पे तैयारी कीजिए, देखिएगा कि उस लड़का के बराबर आप बहुत जल्द पहुंच जाइएगा, ज्यादा दिन नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, आप जितना हम कंटेंट बोल रहे हैं, आप इस कंटेंट पे आपको अड़िग रहना पड़ेगा, और हर एक कंटेंट को माइंड में फिट करना पड़ेगा। इसका एक ही शर्त है कि आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। बिना लगातार रहने से कुछ नहीं होगा। क्या लग रहा है कि हम खूब टैलेंट है तो जो है कि जाके एग्जाम में पूरा एकदम फाड़ चिड़ के आ जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। टैलेंट जो है कि आपका जो है ना पीछे पड़ जाता है हार्ड वर्क करने वाले के सामने। अब बताइए, कंपटीशन एक ऐसा चीज है कि कौन क्वेश्चन पूछेगा नहीं पूछेगा कोई नहीं बता सकता है, लेकिन जो है कि आप अगर हार्ड मेहनत करते हैं, अधिक से अधिक बुक को आप पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो यह कोई भी बता सकता है, जो एक अनपढ़ आदमी भी है बता सकता है कि भैया 10 किताब पढ़ के जा रहा है, ये तो आराम से बनाएगा ये क्वेश्चन। लेकिन एक आदमी रहेगा, अरे हम तो खूब टैलेंट है, मैट्रिक में 90% लाए हैं, इंटर में 95% लाए हैं, हम तो जाके कंपटीशन जो है कि ऐसे उड़ा देंगे हवा में। लेकिन आपसे ग्रुप डी का भी एग्जाम नहीं निकलेगा। और ग्रुप डी क्या, ग्रुप डी तो भी बहुत हार्ड हो चुका है, आपसे जो है एक नॉर्मल ऐसा एग्जाम नहीं निकलेगा।
बस यही है कि आप हार्ड मेहनत कीजिए, जो है कि आपसे आराम से आएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग का पिट कोयला हो गया, बिटुमिनस कोयला समय कंफर्म हो गए, यानी सबसे निम्न कोटि का कोयला पिट कोयला और सबसे उत्तम कोटि एंथ्रासाइट, और एंथ्रासाइट का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर। लेकिन लिग्नाइट कोयला को हम लोग भूरा कोयला कहते हैं। भुरली एक ट्रिक दिया है, भुरली एक आदमी भी है, ट्रिक भी दिया है। भुरली यानी भूरा कोयला लिग्नाइट, इसका उत्पादन तमिलनाडु कौन करता है? तमिलनाडु। कौन करता है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बताइए कौन है वर्तमान में? स्टालिन। कौन है? एमके स्टालिन है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, टीन और लेड का मिश्रण क्या कहलाता है? सोल्डर। टीन और लेड का मिश्रण क्या कहलाता है? सोल्डर। टीन और लेड का मिश्रण जो होता है वह आपका सोल्डर कहलाता है। टीन यानी एसएन, टीन यानी क्या हो गया? एसएन। और सोल्डर जो हो गया टीन, और क्या हो गया? टीन और लेड। टीन और लेड, टीन मतलब एसएन, लेड का मतलब हो गया शीशा, लेड का मतलब हो गया शीशा यानी पीबी, यानी हो गया पीबी। तो इन दोनों का मिश्रण कहलाता है सोल्डर। और सोल्डर जो आप लोग जो जाते हैं दुकान सब में सोल्डरिंग करवाने के लिए, वही वाला सोल्डर जो कि मोबाइल वगैरह से सोल्डरिंग करता है। तो याद रखिएगा सोल्डर का ही दूसरा नाम होता है टाका। क्या होता है? टाका। तो याद रखिएगा सोल्डर, टाका या रंका जो भी रहे, तो आप लोग को याद रखना हुआ एसएन और पीबी का मिश्रण है, एसएन और पीबी का मिश्रण है। उसी प्रकार से अगर आप ट्रिक याद रखिएगा, एक तो पिताजी याद रखिएगा, यानी पिताजी, यानी कि याद रखिएगा पिता से पी से याद रखिएगा पीतल। क्या याद रखिएगा? पीतल। और बचा क्या? तो आके जोमदी का, यानी कि तोआका से तंबा और जो से जस्ता, जो से जस्ता, यानी पीतल जो बनता है वह तंबा जस्ता से। पीतल जो बनता है किससे बनता है? तंबा जस्ता से। लेकिन एक कासा का भी बर्तन होता है, कासा का भी हम लोग सामान यूज करते हैं। तो भाई कासा भी एक तत्व नहीं होता है, वह भी दो पदार्थ के मिलने से बना है, दो तत्व के मिलने से बना है, यानी वो मिश्र धातु है। तो याद रखिएगा कि आपका कंसा जो बनता है वह Cu प्लस Sn से बनता है, Cu प्लस Sn, यानी कॉपर और टीन के मिश्रण से आपका कांसा बनता है, यानी कांसा Cu प्लस Sn, Cu प्लस Sn कांसा, और Cu प्लस Zn हो गया आपका जो है कि क्या हो गया पहले जो बताए थे पीतल, पीतल। Cu प्लस Zn हो गया आपका पीतल। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर हो गया Cu प्लस Zn प्लस Ni, यानी कि जर्मन को हम लोग जर्मनी बोल सकते हैं, जर्मन को जर्मनी बोल सकते हैं, और जर्मनी में लास्ट में Ni आ रहा है। और इसका जो मिश्रण होगा वो तीन तत्व से मिलकर बनता है, तो उसमें से वो Ni भी मिलता है इसमें, यानी कि जर्मनी में याद रखेगा Cu प्लस Zn तो कॉमन होता है, अब प्लस लास्ट में Ni आएगा, यानी जर्मनी में लास्ट में वो Ni भी आना चाहिए मिश्रण के रूप में, यानी Cu प्लस Zn प्लस Ni जो होता है वह जर्मन सिल्वर होता है। क्या होता है? जर्मन सिल्वर होता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और जब यहाँ पर हम मिश्र धातु का बात किए, मिश्र धातु जो होता है वह दो ठोस तत्व के मिलकर जो दूसरा तत्व का निर्माण करता है, या जो भी पदार्थ बनता है तो उसे हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु। और भारत स्टैटिक जीके के रूप में भारत के अंदर में मिश्र धातु निगम लिमिटेड का जो मुख्यालय है वह हैदराबाद में है। कहाँ में है? और वही हैदराबाद जो कि मूसी नदी के किनारे है, जिसको जो है कि आपका भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो के तहत, ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैटरपिलर के तहत 1948 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के द्वारा मिलाने का काम किया गया पुलिस कार्रवाई के तहत। किसके तहत? पुलिस कार्रवाई के तहत याद रखने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन जूनागढ़ को जनमत संग्रह, जूनागढ़ को जनमत संग्रह, हैदराबाद को जो है कि आपका पेपर पे सिग्नेचर करवा के, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर के उस समय राजा थे हरि सिंह। कौन थे? हरि सिंह के द्वारा ही विलय पत्र पर सिग्नेचर करके जो है कि भारत का हिस्सा बनाया गया। हम समझ रहे थे कि विलय पत्र जो है कि माइंड में बात नहीं आ रहा था, इसीलिए हमको भी नहीं आ रहा था, इसीलिए हम भी थोड़ा सा उसको जो है कि हरि सिंह का नाम लिए, नहीं तो हम आपको बाउंड्री थोड़ा कम मारते और आपका डायरेक्ट हम विलय पत्र के तहत बोल देते। लेकिन हम भी आपको थोड़ा लंबा खींचने का प्रयास किया, नहीं तो हमको लग रहा था कि बच्चा लोग जान जाएगा, सोचेगा कि टैलेंट में कमी है। लेकिन आप लोग को बता दे, वन डे एग्जाम कहीं भी टकरा सकते हैं, कोई भी एग्जाम निकालने का जो है कि हिम्मत रखते हैं और निकाल के भी रखे हुए हैं, आपको दिखा सकते हैं। बीपीएससी मेंस भी लिखे हुए हैं, सचिवालय सहायक में भी मेरा मेरिट लिस्ट में जो है कि अंतिम रूप से नहीं आया, वो ऑनर्स के
बदौलत, लेकिन आप एसआई रहे, कुछ भी रहे, एनटीपीसी सब ने एग्जाम निकाल के बैठे हुए हैं, तभी आपको इस हैसियत से हम बता पा रहे हैं। आप अपने टैलेंट पे जो है कि आप भरोसा है, इसीलिए आप लोग भरोसा किए, आप बरकरार रखिए, आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा कंटेंट में। तो चलिए आप 2-4 क्वेश्चन लेते हैं, फिर अपने सेशन को हम लोग ब्रेक करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, फादर ऑफ टेक्सोनोमी। फादर ऑफ टेक्सोनोमी के नाम से किसे जानते हैं? कार्ल लिनियस। टेक्सोनोमी वही चीज जो कि हम लोग बार बार रिकॉल करवाए थे। टेक्सोनोमी का मतलब होता है वर्गीकी, यानी अलग अलग चीज में जो पहली बार बांटने का काम किया था वह आपका लिनियस ने किया था, जिसका पूरा नाम था कार्ल लिनियस। और उन्हें जो है कि फादर ऑफ टेक्सोनोमी या फिर वर्गीकी का जन्मदाता के रूप में भी जानते हैं, और बार बार बताते हैं उनका एक पुस्तक सिस्टमा नेचर नाम के पुस्तक का रचना कार्ल लिनियस ने किया था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन 2 पुस्तक इनके साथ हम और नाम लेते हैं, जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी लाइफ को ओपन करेंगे। लाइफ को क्या करेंगे? ओपन करेंगे, यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ। जैसे हम लाइफ का नाम लेंगे किताब में, तो लाइफ को ओपन कर देना है आपको। क्या कर देना है? ओपन, यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ ओपेरिन। लेकिन आपको लाइफ के जगह अगर दूसरा चीज वहां रख देंगे, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज रख देंगे, तो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज चार्ल्स डार्विन। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछे कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत या फिर आपका प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? डार्विन ने। किसने दिया है? डार्विन ने। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि शुद्धता का नियम या गैम्बिट का नियम या पृथक्करण का नियम या स्वतंत्र अपभ्रंश का नियम, ये सारा का सारा नियम मेंडल ने दिया है। किसने दिया है? और वही मेंडल जिन्होंने पहली बार गार्डन बी पर प्रयास किया था, यानी गार्डन वाले मटर पर जो है कि रिसर्च करने का प्रयास किया था। और आप लोग को बता दे, जब मटर आया तो मटर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 14। कितना होता है? 14। और मटर का वैज्ञानिक नाम है पिजम सेटिवम। क्या नाम है? पिजम सेटिवम। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। यानी कि मटर में हो गया 14, प्याज में हो गया 16, और टमाटर को चूस के खाते हैं, इसलिए 24। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और घोड़ा चना चबाता है 64, यानी कि घोड़ा में 64। घोड़ा में कितना हो गया? 64। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आज का लास्ट सवाल जो है कि आप लोगों के बीच रख रहे हैं। तो आज का लास्ट सवाल आप लोग को बताना है कि किस नियम के अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो याद रखेगा बॉयल का नियम। कौन सा नियम? बॉयल का नियम। लेकिन जो बच्चा तैयारी करते होंगे उनको बार बार इस क्वेश्चन में एग्जाम में गलती होता होगा या सेट बनाते होंगे, तो कहीं कहीं आंसर इसका बॉयल का नियम ले लेता होगा, कहीं कहीं इसका चार्ल्स का नियम ले लेता होगा, कहीं कहीं अवोगाड्रो का नियम ले लेता होगा। लेकिन सिर्फ आप 1 मिनट हमको समय दीजिए, आपका कंफ्यूजन हम दूर कर देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। चलिए हम लोग जो है कि अब जुगाड़ पे आते हैं। तो आप लोग को अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, पहले हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि किस नियम के अनुसार नियत ताप, अगर आपको शुरू में ताप देखने के लिए मिल जाए, क्या देखने के लिए मिल जाए? ताप। जैसे ही क्वेश्चन में है कि किस नियम के अनुसार नियत ताप, यानी मूल राशि, यहां पर हमको ताप दिख रहा है। अगर आपको ताप दिखे तो आप लोग को पता है, आप लोग जो अंडा खाते होंगे, तो अंडा जो कि आपका बॉयल किया हो रहा था, हम लोग उसको क्या कहते हैं कि बॉयल अंडा दीजिए हमको, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? इसका मतलब वो आपको उबाला हुआ अंडा देता है नहीं देता है? अगर आप कच्चा अंडा लेते हैं तो आप डायरेक्ट लेके चले आते हैं घर, लेकिन आपका वहीं पर खाने का मन है कि हाँ भैया हमको 2 अंडा खाना है, हमको बॉयल अंडा दे दीजिए खाने के, तो आप खा लेते हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो अंडा जो बॉयल किया है, बॉयल करने के पहले पता है कि उस किस राशि के कारण हुआ है गर्म, तो आप लोग को पता है वो गैस पे गर्म करता है। किस पे गर्म करता है? गैस पे जैसे चालू करके गैस पे जो है कि वो ताप को निकालता है, टेम्परेचर निकालता है उससे, और टेम्परेचर निकाल के उसको बॉयल कर रहा है। क्या कर रहा है? बॉयल कर रहा है। तो याद रखिएगा टेम्परेचर का हिंदी होता है ताप। क्या होता है? ताप। नहीं कहता है ठंडा लगा थोड़ा ताप लेते हैं, तो याद रखिएगा ताप, यानी कि ताप जहां लगा रहे शुरू में तो बॉयल कर लेंगे, यानी ताप दे दे के अंडा को बॉयल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लेकिन जैसे यहां पर क्वेश्चन दिखेगा उसी तरह जैसे आप आंसर तुरंत लगा दीजिएगा। क्वेश्चन है
किस नियम के अनुसार नियत ताप। अच्छा, ये क्वेश्चन आया है, ताप दिख रहा है, इसका मतलब तुरंत अंडा बॉईल कर देंगे। क्या कर देंगे? बॉईल कर देंगे। यानी याद रखिएगा, नियत ताप जहां दिखे, ताप जहां दिखे तुरंत बॉईल, ताप दिखेगा क्या कर देना है? इसका आंसर हो जाएगा बॉईल। ये तो एक जुगाड़ आया, लेकिन अब दूसरा जुगाड़ क्या है? तो दूसरा जुगाड़ यही है कि जब ताप मेरा बॉईल ले लिया, जब ताप के जगह दाब आ जाए, क्या आ जाए? दाब। यानी आपको ताप वाला जुगाड़ दे दिए, लेकिन ताप के जगह जब दाब लिखा हुआ आ जाए, शुरू में दाब लिखा हुआ आ जाए, तो आपको समझना है एक ही चीज कि भैया ताप है, ताप जब है तो हम बॉईल के साथ जाएंगे। तो बोलिएगा ना, इस बार ताप नहीं दिया है, इस बार दाब दिया है, तो क्या करेंगे? तो दाब दिया है तो आपको चार्ल्स के साथ जाना। यानी एक चीज कंफ्यूज दूर कीजिए, दूसरा अपने आप आपका सेटअप हो जाएगा। अगर दोनों याद रखने की कोशिश कीजिएगा, आप कंफ्यूज कर जाइएगा। तो याद रखिएगा, ताप जहां दिया, टेम्परेचर में ताप दिया तो आपको बॉईल कर देना है, और जब ताप आपका बॉईल हो गया तो आपका दाब चार्ल्स के पास चल जाएगा। किसके पास चल जाएगा? लेकिन ये दोनों तो हो गया क्लियर, लेकिन यहाँ अवोगाड्रो वाला क्या होगा? वो जो बताए थे अवोगाड्रो भी, लेकिन जब दोनों मिक्स करके दे देगा, क्या करके दे देगा? मिक्स। यानी नियत ताप और दाब थोड़ा लंबा ऐसा आ जाएगा परिभाषा, दोनों मिक्स करके आपको मिल जाएगा। तो आपको अवोगाड्रो ऑप्शन ढूंढना है। कौन सा ऑप्शन? अवोगाड्रो नियम आपको ढूंढना है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। एक बार फिर से, अगर ताप रहेगा तो क्या मारेंगे? बॉईल। अगर ताप रहेगा तो बॉईल मारेंगे, और ताप के जगह अगर दाब रहेगा शुरू में तो हम चार्ल्स के पास जाएंगे, और दोनों मिक्स रहेगा तो हम जाएंगे किसके पास? एवोगाड्रो संख्या। और एक एवोगाड्रो का मान बार बार बताते हैं, जो अभी साइंस का एग्जाम देने वाले आगे, एक एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुना 10⁻23। कितना होता है? 23। तो चलिए आज का लास्ट सवाल आप लोग के पास रख रहे हैं, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। अगला लास्ट सवाल आप लोग को बताना है कि सापेक्षता का नियम, सापेक्षता का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया है? सापेक्षता का नियम या अपेक्षता का नियम या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नियम जो दिया हुआ किस वैज्ञानिक ने दिया है? आप लोग इसका जवाब जो है कि कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज का जो है कि हम लोग यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं। आप लोग अपने पढ़ाई में थोड़ा सा भी कमी नहीं होने दीजिएगा, हो सके तो अपने पढ़ाई को और आप जो है कि अपना जोश भर के आप तैयारी कर सकते हैं। दिन रात एक करके आप रात भर जग के पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में कोई समय नहीं है। आप लोग तैयारी कीजिए, एग्जाम तो एक दिन होना ही होना है। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, और टेंशन लेने के लिए हम आपके पास काफी हैं। तो चलिए आज के सेशन को यही समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।